वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमारे साथ इस समय मौजूद है भास्कर राव रोगड़े जी। पूर्व में वरिष्ठ साहित्यकार है। अनेक देश के अनेक नामचीन पत्रकारों ने इन्होंने संपादकीय रूप में काम किया है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपने सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लिया है और कुछ दिन पूर्व मंच पर सभी कांग्रेसी थे जिन्होंने आपका स्वागत भी किया। पूर्व मंत्री भी थे, सभी ने आपका स्वागत किया। फिर भी आपने इस कार्यक्रम में पार्टी की कोई घोषणा नहीं की अपनी, जबकि आप सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। सर देखिए, सन 2018 के चुनाव के पहले मैंने राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी निभाई। उससे पहले भी 1989 से राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी निभाता रहा हूँ, लेखन संपादन के साथ साथ। तो कांग्रेसी नेता मुझसे जुड़े हैं, इसलिए मेरे मंच पर अधिकतर होते ही हैं। लेकिन उस मंच पर कांग्रेस के अलावा किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी भी थे, जयस के प्रमुख नेता लोग भी थे। इसके अलावा आदिवासी महापंचायत के नेता भी थे। इसके साथ साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश स्तरीय नेता लोग भी मौजूद थे। जहाँ तक उस समय पार्टी का नाम घोषित नहीं करने का सवाल है, तो सम्यक अभियान के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद उस दिन केवल मुझे सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लेना था। अब पार्टी से चर्चा के बाद में, या जो भी पार्टियां हैं उनसे चर्चा के बाद में यह निर्णय लेना था कि वे हमारे मुद्दों का क्रियान्वयन किस रूप में करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी हमारे मुद्दों का क्रियान्वयन करने के लिए सहमत है तो निश्चित रूप से विचारधारा कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़ी रही है और हम कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुद्दों का क्रियान्वयन करने के लिए हमें वे आश्वस्त करते हैं। कल और आज हमने देखा कि आपके यहाँ आम आदमी पार्टी के दिल्ली से नेता भी आए थे। क्या यह संभावना देख सकते हैं कि आप आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं? जी नहीं, अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी ठीक उसी रूप में मेरे से मिलने आए जिस रूप में अन्य लोग आते हैं। सामान्य बातचीत थी, अनौपचारिक थी, कुछ पुरानी मेल मुलाकात, जान पहचान भी है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? अभी कुछ डिसाइड है आपका? नहीं, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। किसी भी राजनीतिक दल के बारे में मेरी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस की संभावनाओं को देख रहे हैं। सुब्रत दास, एनसीपी के पूर्व सांसद मधुकर जी भी आपसे मिल चुके हैं। आखिर इस बारे में राज क्या है सर? ये लोग भी मेरे पुराने परिचित हैं। सुब्रत दास जी का मेरा परिचय दिल्ली से ही रहा है और वे इस समय में मध्य प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की संभावनाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली और उन्होंने मुझे दिया। मधुकर जी भी सांसद रहे हैं भंडारा संसदीय क्षेत्र के। काफ़ी पहले से मेरा उनका परिचय एक दो बार हुआ है, किसी माध्यम से। वो भी मुंबई से मुझसे मिलने आए, लेकिन बिल्कुल सामान्य चर्चा हुई। हमने स्पष्ट कर दिया कि अभी मैं इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता। मुद्दों पर सहमति की बात है और युवाओं के लिए जो भी मैंने मुद्दे उठाया है उसे मुझे अक्षरशः लागू कराना है। संभावनाएं कहाँ हैं, क्या हैं, ये देखकर मैं 15 दिवस के भीतर निर्णय लूँगा। युवाओं के लिए भी आप एक अभियान चलाते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए ही मेरा अभियान महत्वपूर्ण है। पिछली बार मैंने सर्वांगीण विकास के मॉडल कॉन्सेप्ट के रूप में छिंदवाड़ा मॉडल को लाया था। तो मेरी यह धारणा थी कि आखिर नेताओं के दृष्टिकोण में सम्यक विकास के प्रति स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर बाबूलाल गौर जी, अनुसुईया उइके जी जैसे भाजपा के कद्दावर नेता उस कार्यक्रम में आए। उन्होंने किताब का विमोचन किया, प्रदेशव्यापी वातावरण बना। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि सब गुमराह करने वाली योजनाएं आ रही है। युवाओं के लिए जिस बजट को लगाना चाहिए, युवाओं का भविष्य संवारने के लिए जो काम होना चाहिए वह न करते हुए युवाओं के साथ निरंतर धोखाधड़ी हो रही है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जा रही है। न्यूनतम वेतन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन की बहुत बड़ी विसंगति है। तीसरी चीज, आउटसोर्सिंग प्रणाली से 70% पदों पर सरकारी विभागों में पोस्टिंग दी जा चुकी है। निजी क्षेत्र में तो 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से ही भर्ती हो रही है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे में परिवर्तित कर दिया गया है। श्रम कानूनों में भारी तब्दीलियां कर दी गई है। उद्योगपतियों के दबाव में आकर के
तो ये बड़ी विसंगति है। इसके साथ साथ आबादी के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी भी हमारी महत्वपूर्ण बात है। और आखिरी बात है कि राजा महाराजाओं ने, जो पूर्व राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के विपरीत जाते हुए सारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया है और किलों और महलों में उनके रहने का कोई अधिकार न होते हुए भी उन्हें अपनी स्वामित्व की बनाकर रखा है। तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि हम 1 जनवरी 2024 को जब युवा दिवस मनाएंगे तो इन 7 मुद्दों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करके रहेंगे। भोपाल की ताजा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।